क्या क्या डिफिकल्टीज आई और कैसे पूरी जर्नी रही और कितना स्मूथ मेरी प्रेगनेंसी गई। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कंसीव होगा, लेकिन जब कंसीव हो भी गया सो मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आए, मुझे ऐसे कोई इश्यूज़ हुए नहीं। थोड़ी सी यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी जो कि थोड़े टाइम में ठीक हो गई थी, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सो नॉर्मली चलता गया, जैसे मेरी खाने की हैबिट पहले थी बाद में भी वैसी ही थी। मैं जैसे पहले उठती चलती बैठती सब वैसा ही था। बहुत सारे लोग मुझे टोक टोक के कहते थे कि अरे ज़्यादा मत, इस तरह से मत चलो, इस तरह से मत बैठो, बहुत आराम से। लेकिन मैं थोड़ी सी ढीठ किस्म की इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ढीठ हूँ। कोई कुछ भी करना तो मुझे अपना ही है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं तो वैसे ही करती थी क्योंकि मुझे भूल जाती थी कि हाँ मैं हूँ भी, क्योंकि मुझे ऐसे कोई इश्यूज थे नहीं। तो मुझे लगता है यार ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। और मुझे मेरी जो गायनेक थी, मेरी जो डॉक्टर थी, वो जैसे उनको पता चला कि है तो उन्होंने फर्स्ट रुकने के लिए उन्होंने इंजेक्शन दिया, फिर सेकेंड मंथ में इंजेक्शन लगा, थर्ड मंथ में इंजेक्शन लगा। तो उन्होंने इंजेक्शन दे के मेरी प्रेगनेंसी कंट्रोल, मतलब कि थैरी रखी कि हार्मोन जो रहते हैं, जो हार्मोन्स रहते हैं हमारी बॉडी में, वो हार्मोन्स के इंजेक्शन रहे होंगे, उन्होंने जो दिए होंगे। फिर टीका वगैरह जो 3 मंथ्स में लगे। और मैं बहुत ज़्यादा, मैंने किसी को घर में नहीं बताया था 3 मंथ। घर में तो ऑलमोस्ट सभी को पता था, सिर्फ घर वालों को पता था, बाहर किसी को नहीं मालूम था। क्योंकि कहते हैं ना कि 3 मंथ्स तक किसी को बताना नहीं चाहिए, खुद तक ही रखना चाहिए, फिर नज़र लग जाएगी, कुछ हो, अगर बाई चांस कुछ हो गया तो फिर इतना ज़्यादा नहीं स्प्रेड नहीं कराना चाहिए। सो 3 मंथ्स तक तो ऐसे था। 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ सारे ऐसे स्मूथली चले गए और मुझे इतनी कोई इश्यूज़ नहीं आए। और मैं बार बार अपने टमी चेक करती थी कि अरे कैसे देखूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं हमेशा चेक करती थी। और मुझे 3 मंथ्स में ना ऐसे जैसे पानी नहीं गिरता है ऐसे टप टप करके, तो मुझे स्टमक में जब ऐसे सोती थी ना, स्टमक में टप टप वो पानी की छींटे जैसे नहीं आती, पानी में कोई गोते खा रहा होता है, गुड़गुड़ करके आता था। मैं बोली मेरे बबल्स की तरह गुड़गुड़ा क्यों रहा पेट, तो मुझे लगता है शायद गैस बन रही होगी इसीलिए। लेकिन वो मुझे नहीं मानता कि वो बेबी का शायद हलचल होगा, इधर उधर कर रहा होगा तो आ रहा है, तो गुड़गुड़ा रहा था। फिर 4th मंथ में जब मुझे थोड़ा बहुत किक लगने लगा, तो मेरा ना एंटीरियर पोस्टीरियर, एक 2 साइड होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, तो मेरा था एंटीरियर यानी कि स्टमक के अंदर साइड में था, बेबी अंदर साइड में था। तो मुझे ज़्यादा हलचल इतने मालूम नहीं होती थी, तो बहुत कम रहती थी। मतलब कि अगर वो ज़ोर से भी किक मारेगा ना तो मुझे कम ही लगेगा कि हाँ थोड़ा सा है। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, लेटने में, उठने बैठने में कोई इश्यूज इतने हुए ही नहीं। 3rd ट्राइमेस्टर जैसे शुरू हुआ, मैं अपने मायके चली गई। मायके यानी कि मैं मुंबई, बेसिकली मैं मुंबई में ज़्यादातर रहती हूँ क्योंकि मेरा घर मुंबई में है, तो मैं मुंबई चली गई। के बाद मुंबई में जैसे ही मैं गई तो मैंने अपना नाम जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिखवा दिया, ताकि मेरी जो डिलीवरी हो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि अगर डिलीवरी करवाना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाना, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादातर सिजेरियन ही होता है क्योंकि उनको पैसे बनाने होते हैं। सो यही वजह थी कि मैंने अपना नाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे तो चार्ज इतना लगता नहीं है, मुझे ज़्यादा कुछ पैसे नहीं लगे हुए थे। सो मुझे स्टार्टिंग में हाँ फ्री में ही हुआ था, नाम मैंने दिया, फाइल बनाने का कोई पैसे नहीं लगा, सब फ्री में हुआ था। सिर्फ ब्लड चेकिंग बाकी था, तो ब्लड चेक के लिए मुझे 50 रुपीज़ देने पड़े, 50 रुपीज़ के ऊपर और कहीं पैसे नहीं लगे थे। सिर्फ डिलीवरी हो गई, उसके बाद जो नर्स को देने पड़ते हैं क्या, खुशी से दे देते हैं। सो इतने कुछ पैसे नहीं लगे थे। सिर्फ वहाँ डिलीवरी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईजी तो होता है, पैसे नहीं लगते, लेकिन ऐसी की तैसी हो जाती है पूरी, ऐसी की तैसी पूरी बैंड बज जाती है। क्योंकि पहले बीपी के लिए लाइन लगाओ, और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन रहती है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे लाइन लगानी पड़ती है। पहले बीपी के लिए लाइन लगाओ, फिर उसके बाद वजन चेक कराने के लिए लाइन लगाओ, फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए लाइन लगाओ, डॉक्टर के पास भी हो गया तो पेट चेक कराने के लिए लाइन लगाओ। इतने सारी लाइनों के बाद में ऐसे थक जाते थे। दोपहर में टाइम होता था 12 बजे से, 12 बजे जाते थे, तो कभी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसे करके काम होता था। चेक कराने के बाद मैं घर आती थी, और मैं अकेली ही जाती थी, मैं किसी घर वालों को अपने साथ में नहीं रखती थी। टिल 7 मंथ में अपने मायके गई थी, 7, 8, 9 एंडिंग तक भी, 9 मंथ एंड भी हो गया था, उसके बाद भी मैं किसी को अपने साथ में नहीं लेके जाती थी। बहुत रेयर होगा, 1 या फिर 2 बार हुआ होगा कि मैं अपनी सिस्टर, छोटी सी सिस्टर है, उसको साथ में लेकर गई, नहीं तो मैं नहीं लेके जाती थी। मैं बोलती थी क्यों, मेरा तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है, मैं किसी और का टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो इसीलिए मैं अपने के साथ में किसी को रखती ही नहीं। ये मेरी पहले से आदत है, शादी के पहले से मैं अपने साथ में किसी को नहीं रखती थी। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कहीं भी जाओ, लाइट बिल रखो, कुछ भी, मैं किसी को अपने साथ में नहीं रखती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वॉक करती थी, इतनी ज़्यादा वॉक करती थी कि मैं किसी को अपने साथ में, क्योंकि लोग थक जाते थे, तो यही रीज़न होता था कि। और तो मैंने जैसे 7 मंथ यहाँ से मायके गई, मायके जाने के बाद मैं डेली 6 o'clock को निकलती थी, 8, 9, 10 बजे मैं घर पे आती थी, घूम घाम के खा पी कर मैं आराम से जाती थी, घूमती थी, कभी गार्डन में घूमती थी, कभी वहाँ पे है कुर्ला से कोहिनूर,
मैं आराम से पूरा घूमती 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 घर में आराम से अपनी दुकान पर खा पी के, डोसे की दुकान है तो वहाँ पे खा पी कर मैं आराम से घर पे आती थी। ऐसे करते करते 9 मंथ चला गया। 9 मंथ हुआ ना, जिससे सब काफ़ी लोगों ने बोला था कैस्टर ऑयल पीना चाहिए, घी पीना चाहिए दूध में डाल के, तो मैं वो चीज़ें करने लगी थी। मैंने ज़्यादा नहीं किया था। 9 मंथ के बीच से मैंने थोड़ा सा शुरू किया कैस्टर ऑयल के लिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट से लेके 9 मंथ तक कोई पेन नहीं हुआ था, यानी कि पेट स्टमक दर्द कुछ भी नहीं हुआ था, कहीं पे कोई भी दर्द नहीं हुआ था। सिर्फ सम टाइम मुझे जब ज़्यादा मैं चलती थी, ज़्यादा वॉक करती थी या फिर ज़्यादा खड़े होकर काम करती थी तो पैर के तलवे में थोड़ी सी जलन होती थी, गरम जलन होती थी, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते थे इसलिए वो जलन होती थी। बाकी इसके अलावा थोड़ी समटाइम जैसे 8 मंथ खत्म हुआ, 9 मंथ शुरू हुआ तो समटाइम एसिडिटी, गले में जलन ये होने लगी थी। बस इसके अलावा बाकी पेट वेट में वगैरह कुछ दर्द नहीं हुआ। तो मुझे एक चीज़ के लिए डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिजेरियन हो जाए और मेरा फिर पेट का चीर फाड़ हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि कैस्टर ऑयल मैंने सम टाइम पीना शुरू किया था, यानी कि एक दिन मैं घी डाल के दूध में पीती थी और एक दिन मैं थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालकर पीती थी। और मैं जब भी बाहर घूमने जाती थी, बाहर घूमने यानी कि बाहर वॉकिंग के लिए निकलती थी, तब मैं क्या कहते हैं अनानास का जूस पीती थी, क्योंकि उससे ना कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में और पेन आने लगता है, यानी कि क्या कहते हैं उसे, हाँ, बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है। तो इसके लिए मैंने अनानास का जूस पीना शुरू किया, डेली 1 गिलास, या समटाइम अगर छूट गया तो छूट गया, नहीं तो डेली 1 गिलास मैं पीने लगी थी। लास्ट 1 वीक, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने के 1 वीक में, लास्ट 1 वीक रह गया 9 मंथ खत्म होने के, तभी मैंने पीने लगी थी। तो डेली 1 गिलास मैं पीती थी, हाफ ग्लास पीती थी। फिर जैसे टाइम आता गया मैंने 1 गिलास कर दिया, तो उसकी वजह से ना पेन आने लगे थे थोड़े बहुत। शुरू में काफ़ी थोड़े ज़्यादा ही, सिर्फ पेन भी कहाँ आ रहा था, मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन होता था बैक में कि बता भी नहीं सकती। इतना ज़्यादा बैक ऐसे लगता है बैक में सॉरी हट गया, चूर हो जा रही है, इतनी ज़्यादा पेन होता था, वो एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। बैक पेन ही हो रहा था, हर 5-10 मिनट में मुझे बैक पेन हो रहा था। तो मुझे लगा कहीं ये फॉल्स लेबर पेन होगा, तो मैं सोची ये फॉल्स लेबर पेन है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक है नहीं। तो मैं डॉक्टर के पास गई, वापस से लाइन लगाया, बीपी ये वो मैंने सबके लिए लाइन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला अभी तुमको खुला नहीं, तो अभी एक काम करो, तुम 13 जुलाई, यानी कि जो मेरी EDD की डेट थी 13 जुलाई, तो मैं उस टाइम पे उन्होंने बुलाया था, क्योंकि मुझे ये पता था क्योंकि अगर वहाँ पे ऐसा था कि अगर तुम्हारे दिए हुए डेट पे अगर तुमको लेबर पेन नहीं आया तो तुमको एडमिट कर लेंगे, फिर पेन वाला तुमको पानी चढ़ाएंगे और तुमको पेन लेकर आएंगे और डिलीवरी कराएंगे। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं फिर क्या करती थी, और ज़्यादा जो कैस्टर ऑयल था मैंने और ज़्यादा डाल कर पी रही थी, ताकि मुझे नेचुरल पेन आए। इसकी वजह से मुझे ज़्यादा पेन होने लगे, फिर ज़्यादा पेन होने लगा। पेन स्टमक में नहीं, मेरे बैक में इतनी ज़्यादा, बैक में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। हर 5-10 मिनट में ना मैं उठ पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं सो पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर हाँ, इतना है कि मैं बहुत कंफर्टेबल थी। पेन हो रहा था, जैसे ठीक हो रहा था ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं गिर पड़ रही हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा नहीं। तो बैक पेन हो रहा था, झेल रही थी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं झेलती तो मैं डिलीवरी होती नहीं ना। तो इतना करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई और मैं बहुत ही कंफर्टेबली डॉक्टर के पास गई। बैक पेन हो रहा था, ऐसे झेल ले रही थी और कंट्रोल कर रही थी। फिर हुआ, मैं अपनी मम्मी के साथ में गई थी शाम को, और मम्मी के पास जाने के बाद मैंने फॉर्म वगैरह अपना एडमिशन का भी अपना खुद का फॉर्म मैंने खुद ही भरा है। डॉक्टर बोल रही थी कोई साथ में हो तो मम्मी को बोल, और मम्मी को भरना आता नहीं था, तो मम्मी गई और मैं ऐसे इधर ताप जाके गई नीचे, फॉर्म फिलअप किया, वहाँ पे दिया। फिर उसके बाद अंदर उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। वहाँ पे मैं चल रही, मैं ना लेट पा रही थी ना बैठ पा रही थी। ऊपर से जो चेक होता है यूट्रस कम खुला ओपन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए बार बार चेक करता है। और सबसे ज़्यादा पेन होता है जब डॉक्टर चेक करते हैं कि ओपन हुआ कि नहीं हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर आते सब चेक कर रहे थे और फिंगर से सब चेक कर रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जितना डिलीवरी में दिक्कत नहीं होती है उससे ज़्यादा तो जब डॉक्टर चेक करते हैं उसमें दिक्कत होती है, उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग भी आ जाती है, रोना आ जाता है, लिटरली रोना जाता है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं तो बोल रही थी अगर मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। मैं तो बोल रही थी इतना सब होगा तो मैं तो सेकंड बेबी भी नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो भी है। तो 12-12 आवर्स का पेन झेलने के बाद, क्योंकि मैं ना सो पा रही थी ना लेट पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, 12 घंटे के बाद फिर भी बेबी नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा पानी अंदर सूख गया था। तो डॉक्टर ने 3-4 डॉक्टर ने एक साथ
साथ में डिलीवरी करवाई है मेरी, यानी कि सामूहिक डिलीवरी मेरी हुई है और फोर्सफुली हुई है, यानी कि एक डॉक्टर मेरे सर पे और बाकी आसपास में सारे डॉक्टर थे। तो उन्होंने फोर्सफुली डिलीवरी कैसे कि उनके पास काफ़ी इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट लगा कर इन्होंने मेरे बेबी को निकाला। करने के बाद तो डॉक्टरों की काफ़ी मेहनत के बाद में सुबह 9 बजे मेरी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद स्टिच किया और मुझे तो कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया हुआ था, यानी जो पेन किलर होता है। मैं तो डॉक्टर से बोल रही थी कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे पेन रिलीफ इंजेक्शन दे दीजिए। तो उन्होंने बोला यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में वो नहीं दिया जाता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाता है। तो मुझे ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं और मेरा स्टिच लगा, उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं। जब हाफ से ज़्यादा स्टिच हो गया उसके बाद में एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने स्टिच लगाए और बड़े बड़े स्टिच थे और काफ़ी ज़्यादा ही जो स्टिचेस थे मुझे थोड़े ज़्यादा आए थे, क्योंकि फोर्सफुली डिलीवरी हुई थी मेरी। इसके होने के बाद में 5 से 10 मिनट जैसे स्टिचेस लग गए मुझे, उसके बाद में मुझे बोला बेड से आप उतर के अपने बेड पे चले जाइए। सो मैंने अपने सेल्फ, यानी कि मुझे ऐसा कोई नहीं कि 2-4 लोग मुझे पकड़ के मुझे अपने बेड पे लेके जा रहे हैं या फिर कहीं व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं, नहीं। मैं उठकर अपने नॉर्मली बेड पे गई, वहाँ पे जाकर लेटी। लेटे होने के बाद में स्टिच लगे थे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट मूवमेंट नहीं कर सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, लेग्स फोल्ड करके नहीं बैठ सकते थे, लेग क्रॉस करके नहीं बैठ सकते थे, बहुत सारी इश्यूज़ थे। सो मैं लेटी उसके और जैसे और एक चीज़ थी कि जब मेरा बेबी हुआ तो बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल नहीं रोया। नहीं रोने के बाद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगा कि फिर उसके बाद में मेरे बेबी को ऐसे ऐसे पकड़ा उल्टा और ऐसे तपतपाया। फिर उसके बाद में जो एक सांस देने वाली होती है तो वो उसके बाद कंटिन्यू 1 घंटा वो कंटिन्यू रोया है। जैसे जैसे मैं चिल्ला रही थी, मैं स्क्रीम कर रही थी स्टिच लगने के टाइम में, वैसे वो बहुत रो रहा था। तो उसके जैसे मेरा हुआ उसके बाद मैंने नर्स से बोला कि नर्स प्लीज़ मुझे मेरा बेबी बता दीजिए। जैसे उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे दिखाया कि ये देखिए, तो मैंने कहा ये तो अपने पापा के ऊपर गया है। उसके बाद उन्होंने अच्छे से उसे रैप वगैरह किया और मैं अपने बेड पे गई। बेड पे जाने के बाद थोड़े टाइम में उन्होंने मुझे मेरे बेबी को ला के दिया और ला कर दिया और मैंने देखा मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला और ऐसा लगा हाँ बस हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। सारा दर्द, सारी जितनी इश्यूज़ थे ना सबके सब चले गए। मैं डॉक्टर से बोली थी कि ये जितनी भी दर्द हो रहे हैं सब चले जाएंगे ना डिलीवरी के बाद। तो उन्होंने हाँ सब चले जाएंगे। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि सारा कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा था स्टमक में। देन उसके बाद बेबी मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं बोला कि चाय और बिस्कुट आप खा लीजिए। तो मैंने चाय और बिस्कुट खाए थे, थोड़े से खाए। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जहाँ पे काफ़ी सारे लोग, जहाँ पे सारे पेशेंट्स को रखे जाते हैं वार्ड में, मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद में वहाँ पे 5 डेज़ मैं अकेली वहाँ पे थी। तो सुबह मेरे भाई आके मुझे खाना दे जाता था, दोपहर में सारे घर वाले मुझसे मिलने आते थे, शाम को मुझे खाना आता था। खाना में क्या, लपसी यानी कि ड्राई फ्रूट्स और कुछ गाँव में वो बना के देते हैं ना, चावल नहीं, आटे का हलवा टाइप का गीला गीला, तो वो लपसी मुझे दिया जाता था। सतावश सारी चीज़ें डालकर देते थे मम्मी खाने के लिए। वो खाती थी मैं और मेरा बेबी को। फिर मैं अकेले वहाँ पे रहती थी और आजू बाजू काफ़ी अच्छे थे, तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल और मेरी लाइफ में मैं पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मुझे उसकी अलग खुशी हो रही थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने की खुशी मेरी क्या थी ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि अरे कैसा लगता है हॉस्पिटल में एडमिट होके। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं तो एकदम इंजॉय कर रही थी। 5 डेज़ जो है एडमिट थी। 5 डेज़ एक ही दिन में हो जाता, लेकिन मेरे बेबी ने 2 डेज़ तक पॉटी नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट डे देखकर जब तक पॉटी नहीं होगी आप यहीं पे रहोगे। पॉटी भी नहीं किया था। अरे चले नहीं। तो उसने पॉटी नहीं किया था। पॉटी फिर जब उसने पॉटी किया फिर मालूम पड़ा कि इसे पीलिया है। पीलिया यानी कि इसकी फुल आईज ना येलो हो गई थी। येलो होने के बाद में फिर इसे NICU में रखा। NICU में जाकर इसे रखना होता था कि बिल्कुल भी नहीं लेटता ही नहीं था, सोता ही नहीं था। बहुत इश्यूज होते थे NICU में। क्या है बेटा? नहीं NICU में लेटना बहुत ज़्यादा इसके लिए डिफिकल्ट था, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसे NICU में रखा। और मेरा मिल्क भी अच्छे से नहीं आ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मिल्क आने में। क्या हुआ खाना? सो इसे NICU में रखना पड़ा। एंड देन उसके बाद में जैसे ये थोड़ा सा ठीक हुआ, जैसे इसका पीलिया थोड़ा सा कम हुआ, वैसे मुझे डिस्चार्ज मिल गया। डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने घर आ गई और घर आने के बाद 45 डेज़ बोलते घर से बाहर नहीं जाना है। खाना ले मेरा बच्चा। हाँ, और उसके बाद में कुछ घर पे आने के बाद उठने बैठने में इतनी ज़्यादा इशू होती थी। मेरा जो जितने टाँके लगे हुए थे उसमें से एक टाँका ना टूट गया था।
उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास भी गई तो उन्होंने बोला कि इसको वापस से नहीं कर सकते, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने किया ही नहीं और अभी भी एक टाका अभी तक उसको लगा नहीं है, एक टाका ओपन का ओपन ही है। उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ स्मूथ थी और अभी ये देख रहे हैं रिजल्ट, ये देखो काना, इधर 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 है, ये देखो हाय, अभी मैं ऐसा हूँ, पहले मैं ऐसा था, इतना था, है ना काना, बोलो पहले मैं इतना था अब मैं इतना हो गया हूँ, पहले मैं इतना था अब मैं इतना हो गया हूँ, पहले मैं चुप रहता था अब मैं इतना चिल्लाता हूँ, पूरी रात सोने नहीं देता हूँ, है ना कुछ है। अब इसने कपड़े वाला डायपर पहन रखा है ना, मेरा बच्चा लिए मेरा कुछ सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय करो, बाय बाय।